देखिए, अब हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसी पर ये हमारा एक फार्मूला है, इसको हमको पढ़ना है और इस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इस पे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, सारे जितने क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे बैठ के। और कुलराउस नियम पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ न्यूमेरिकल्स नट समीकरण का है, इसको पढ़ लेंगे। और फैराडे का जो समीकरण है, मतलब जो पढ़ा है उसको भी पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 30% के अंदर से तो अपघटन मतलब फैराडे का रूल बाहर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पढ़ चुके हैं आप लोग तो उसको पढ़ लीजिएगा। और कुछ सेल होते हैं, जैसे ईंधन सेल किसे कहते हैं, और सीसा संचायक सेल क्या होता है, शुष्क सेल क्या होता है, संचारण किसे कहते हैं, ये जो टॉपिक्स थे हमारे सिलेबस से इस साल के लिए निकाल दिए गए हैं, तो उसको भी मतलब बुक से पढ़ लीजिएगा। पहले जो सिलेबस में उसको हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर मौका मिलेगा तो जितने भी टॉपिक्स बचेंगे सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो नट समीकरण किसे कहते हैं, तो इसमें कुछ समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जानना हमको ज़रूरी है, तो जान लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट समीकरण हम लिख देंगे। तो माना एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी अभिकारक है, कैपिटल सी और कैपिटल डी उत्पाद है। स्मॉल ए का गुणांक है, स्मॉल बी का गुणांक है, स्मॉल सी का गुणांक है, स्मॉल डी का गुणांक है। अगर हम इसके लिए अभिक्रिया भागफल लिखना चाहें, अभिक्रिया भागफल या मतलब कि अगर रिएक्शन साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया है उस समय जो मतलब कि साम्य स्थिरांक होता है उसी को हम अभिक्रिया भागफल भी बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया भागफल जब लिखते हैं तो हमारे मतलब कि माइंड में ये बात होनी चाहिए कि रिएक्शन में साम्य अवस्था भी प्राप्त नहीं हुई है। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया भागफल Q इक्वल टू सी से पहले प्रोडक्ट उसका जो कोफिशिएंट होता है उसका पावर बन जाता है, पढ़े होंगे आप लोग इसके पहले, फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुके हैं इसको। P इक्वल टू सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी अपान ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। ये सिस्टम है, याद रखिएगा, ठीक है। एक समीकरण उष्मागतिकी का उस दिन बताया था लेक्चर में, ये भी पढ़ चुके हैं हम। उष्मागतिकी से हम जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नाट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी नाट लग गया मतलब कंडीशन मानक हो गया, आर टी इसमें डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, पढ़े होंगे, जानते भी हैं। डेल्टा जी नाट मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, आर नियतांक है, गैस कांस्टेंट, टी इक्वल टू टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है। हम ये भी जान चुके हैं, अभी इसके पहले जस्ट पढ़े थे, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एफ एन एफ ई सेल। अगर कंडीशन मानक हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नाट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जहाँ एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वही एन का मान है। अभी निकालना बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं एन की वैल्यू। कैपिटल एफ जो है वो फैराडे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है 96,500 कूलाम लगभग। ई सेल विभव तथा ई नाट सेल मानक सेल विभव है। समीकरण 1 में डेल्टा जी तथा डेल्टा जी नाट का मान रखने पर, दोनों का मान अगर हम रख दें, फार्मूला तो यही समीकरण है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नाट प्लस आर टी एल एन क्यू। तब डेल्टा जी की जगह पर क्या रख दें, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। पूरे समीकरण में माइनस एन एफ से अगर हम भाग दे दें तो माइनस एन एफ से भाग दे दें, क्या बचेगा यहाँ पे, ई सेल, ई नॉट सेल, ये कैंसिल हो जाएगा ना, एन एफ, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आर टी अपान एन एफ एल एन क्यू। इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, नर्स्ट समीकरण, यही समीकरण है हमारा। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान एन एफ एल एन क्यू। आप लोग पढ़े होंगे मतलब कि मैथमेटिक्स में इसके पहले एल एन का मतलब क्या होता है, तो लाग को हम दो फार्म पढ़ते हैं, एक होता है लाग बेस ई और एक पढ़ते हैं लाग बेस 10, ठीक है। तो लाग बेस ई को ही हम क्या बोलते हैं, एल एन, ठीक है। और लाग बेस ई को लाग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए मतलब लाग बेस ई इक्वल टू 2.303 लाग बेस 10, कोई भी हो, मान लो ये x है, लाग बेस ई एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम क्या, एल एन एक्स। लाग बेस 10 एक्स भी होता है,
1 लाख का बेस 10x, 1 लाख बेस EX। तो लाख बेस EX को हम क्या बोलते हैं, ln x। तो लाख बेस EX को लाख बेस 10x में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बाइनॉमियल थ्योरम पढ़े होंगे अगर मैथ में, या अगर पढ़ना है, अगर होगा सिलेबस में तो पढ़ेंगे, तो वहाँ भी बदलना आता है हमको, कुछ मतलब नहीं है कैसे आता है, याद रखिएगा डायरेक्ट कि लाख मतलब ln x को हम लिख सकते हैं 2.303 लाख बेस 10x। ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.30 ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लाख बेस 10 क्यू। ठीक है, ये ln था तो किस में कन्वर्ट हो गया, लाख बेस 10 में, और किससे मल्टीप्लाई कर दिए 2.303। R का मान जानते हैं, ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर मानक अवस्था में अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें, F की वैल्यू भी हम जानते हैं, तो सबका मान अगर रख दें, इसे हम जानते हैं R इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, F इक्वल टू 96,500 तथा मानक अवस्था में T इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। और ये सारा मान हम किस में, समीकरण में रख दें। इनका मान नॉट समीकरण में रखने पर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, R की वैल्यू 8.14 प्लस T की वैल्यू 298 N इंटू 96,500। टोटल हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन N लाख बेस 10 क्यू। ठीक है, यही हमारा मेन नर्स्ट इक्वेशन है और इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम चाहें तो अगर नट समीकरण पूछेगा, नट समीकरण किसे कहते हैं, तो हम डायरेक्ट समीकरण लिख के ये वाला ई सेल इक्वल टू ई सेल माइनस RT अपॉन NF ln क्यू, बस सबको हम क्या कर दें, बता देंगे कौन क्या है। तो नट समीकरण हमको लिखना होगा, पूछेगा नट समीकरण किसे कहते हैं, तो हम चाहें डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT NF ln क्यू। और कौन क्या है इसी को हम नीचे जहाँ लिख करके बता देंगे, ई सेल क्या है, ई नॉट सेल क्या है, RT क्या है, ये तो इसको हम दूसरा रूप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक तीसरा समीकरण हम लास्ट में ये मान रख करके यहाँ तक लिख करके दिखा सकते हैं, ये नट समीकरण है। ठीक है, अब इस पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया भागफल क्यू का व्यंजक लिखिए। क्यू का व्यंजक, क्यू लिखना हमको आना चाहिए ना, क्यू कैसे लिखते हैं इसी के लिए। तो क्यू कैसे, मान लीजिए समीकरण अर्ध अभिक्रिया Zn+2 से 2 इलेक्ट्रॉन Zn सॉलिड के लिए लिखना है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, Zn अपॉन Zn पर +2। ठीक है, ये तो लिखते हो। अगर इस समीकरण के लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो तो क्यू का मान ऐसे लिखेंगे। अभिक्रिया भागफल में शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रवों के सक्रिय द्रव्यमान नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि वो स्थिर बराबर 1 होते हैं। मतलब अगर इनका मान है ये सॉलिड स्टेट में कितने होंगे, सबका मान 1 होता है, तो क्यू इक्वल टू ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Zn पर 2 प्लस। क्यू लिखना ही हम सिखा रहे हैं यहाँ पे अभी फिलहाल। अर्ध अभिक्रिया H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2 के लिए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 को 1/2 H प्लस, तो गैस है तो प्रेशर होगा, PH2 1/2 H प्लस। जब हाइड्रोजन का आंशिक दाब 1 ATM हो तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन H प्लस। क्लियर। फिर उसके बाद अभिक्रिया Cl2 गैस है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl माइनस के लिए लिखना हो तो क्यू इक्वल टू Cl माइनस का स्क्वायर अपॉन Cl2 या Cl माइनस का स्क्वायर अपॉन PCl2। प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस, अगर 1 ATM हो तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, Cl माइनस का स्क्वायर। क्यू का मान लिखना सीख रहे हैं। अर्ध अभिक्रिया AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन Ag प्लस Cl माइनस AQ के लिए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ Cl माइनस, इसलिए इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसलिए दोनों सॉलिड है तो सिर्फ यही बच जाएगा। अभिक्रिया Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन Fe+2 एक्वस, तो ये दोनों है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्यू का मान Fe+2 अपॉन Fe पर +3। अर्ध अभिक्रिया MnO4 पर माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn पर 2 प्लस 4H2O के लिए, ये लिक्विड है, ये सॉलिड हो, ये मतलब कि क्या बोलते हैं आयंस हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, तो हमारा क्या हो जाएगा ओवरऑल में। ये प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट ऊपर रहता है, बाकी रिएक्टेंट नीचे रहता है, तो प्रोडक्ट ऊपर हो जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ Mn पर 2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पर मैग्नेट आयन इंटू H प्लस, ये उसका जो कोफिशिएंट होता है ये पावर में चला जाता है। ठीक है, और मान लीजिए सेल अभिक्रिया दिया है Cu+2 से Zn, Zn+2 से Cu,
ये रिएक्शन पढ़े हैं, उसमें क्या बोलते हैं वोल्टेज सेल में, एक अपरजिंक सेल भी बोल सकते हैं, या डैनियल सेल के लिए क्यू का मान क्या हो जाएगा Zn पर +2 अपन Cu पर +2, इसलिए कि ये भी सॉलिड है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1, और ये भी सॉलिड है तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्यों निकालना हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, सेल अभिक्रिया के लिए स्मॉल n का निर्धारण कैसे करेंगे। सेल अभिक्रिया के पूर्ण समीकरण से अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि पूर्ण सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मतलब कभी हमको डायरेक्ट रिएक्शन ही दे देगा तो रिएक्शन से तो, लेकिन कभी कभी अर्ध अभिक्रिया देता है, तो उसमें हमको क्या करना है। देखिए ये मान लो रिएक्शन दिया है 2Ag प्लस Cu सॉलिड 2Ag सॉलिड Ag सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग लिख लें, अलग अलग रिएक्शन लिखें, Ag प्लस से किस में कन्वर्ट होता है Ag में, तो Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड हो गया। फिर Cu सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया Cu प्लस 2 में, Cu सॉलिड Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों समीकरण में इलेक्ट्रॉन इक्वल करेंगे, ऊपर 2 से गुणा कर दें 2 से पूरे समीकरण में, तो क्या हो जाएगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Ag। अब इसको और इसको जोड़ दें, इसको तो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे कैंसिल। ओवरऑल समीकरण क्या बनेगा 2Ag प्लस Cu प्लस 2Ag प्लस S प्लस Cu पर 2 प्लस। अब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी दिखा सकते हैं। मान लो ये समीकरण है दिया, इसी से कैलकुलेट करना हो तो हम देख लेंगे 2Ag प्लस से क्या हो जाएगी जी, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Cu से Cu प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन त्याग गए तो प्लस 2, तो -2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन यही मान हो जाएगा किसका, स्मॉल n का। समीकरण बैलेंस हो, अगर सेल अभिक्रिया बैलेंस हो तो इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं स्मॉल n। अगला है, मान लीजिए ये दिया हुआ है Cu प्लस 2 से Cu सॉलिड, Sn प्लस 2 से Sn प्लस 4 2 इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या ऑलरेडी बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे Cu प्लस 2 एक्वस प्लस Sn प्लस 2 एक्वस Cu सॉलिड प्लस Sn 4 प्लस एक्वस। तो कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने का मतलब n का मान कितना हो जाएगा 2। तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ डायरेक्ट हम देख सकते हैं 4Ag सॉलिड प्लस O2 प्लस 4H प्लस Ag प्लस 2 प्लस 2H2O। सबसे पहले हम जानेंगे ये सेल अभिक्रिया होती है और रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में हम उसी को हम क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब उसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को फोकस करेंगे, उसी को देखेंगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे सिल्वर है 0 स्टेट में, यहाँ पे +1 ये चेंज हो रहा है, तो इसको देख लेंगे Ag से Ag प्लस, इसको ले लीजिए। ऑक्सीजन है 0 से -1 हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन है +1 से +1 ही है, इसलिए हाइड्रोजन को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन O2 से 2H2O माइनस। ठीक है, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ स्थानांतरण, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करके बना रहा है Ag प्लस, लेकिन O2 यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो, O2 से 4 इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, तो 2 2 नहीं 4 माइनस, 4 माइनस 0 से 4 माइनस, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा 4। अगला है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। निम्नलिखित सेल के लिए सेल अभिक्रिया निम्न लिखिए तथा n के मान की गणना कीजिए। ये सेल है A से A+2 एक्वस, B+3 से B सॉलिड। ठीक है, एक्वस से सॉलिड, ये हमारा एनोड कैथोड है और ये हमारा एनोड है, ये साल्ट ब्रिज का नोटेशन है। ठीक है, एनोड अर्ध सेल अभिक्रिया A से क्या बना A+2, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे 2, समीकरण नंबर 1। कैथोड सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगा, या सेल अर्ध सेल अभिक्रिया B+3 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके B सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे। दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को जोड़ने पर हमको सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है, और सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है। एनोड वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए हमको समीकरण नंबर 1 में 3 से और समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, तो 3 से गुणा कर देंगे
इसमें, तो 3a से किस में कन्वर्ट होगा, 3a + 2 + 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 से करेंगे तो 2b + 3 + 6 इलेक्ट्रॉन + 2b सॉलिड, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3a सॉलिड + 2b + 3 एक्वस + 3a + 2 एक्वस + 2b सॉलिड। पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं n = 6। या ऐसे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखाना है तो ऐसे दिखा दो, 3a से 3a + 2, 3 दूनी 6, 6 प्लस हो रहा है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तब भी n का मान कितना होगा, 6। उम्मीद करते हैं कि n भी निकालना आ गया होगा। अगला है हमारा हेडिंग, मानक सेल विभव E0 सेल और अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक K में संबंध। स्थिर ताप पर अभिक्रिया के सेल विभव E सेल और मानक सेल विभव E0 सेल में निम्नलिखित संबंध होता है। E सेल = E0 सेल - 2.303 RT/NF log Q बेस 10। ठीक है, यही है हमारा क्या, नर्स्ट समीकरण। हम चाहें अगर पूछे नर्स्ट समीकरण तो ये भी लिख सकते हैं, स्थिर ताप पर अभिक्रिया के सेल विभव E सेल और मानक सेल विभव E0 सेल में निम्नलिखित संबंध होता है। और डायरेक्ट समीकरण ये वाला नहीं, इसके पहले वाला पहले RT/NF ln Q वाला लिख दो, उसके बाद ये वाला लिख दो और उसके बाद मान रख के 0.591 वाला लिख दो। लिख के वहीं पे कौन बता दो कौन क्या है, तो यहाँ भी हमारा नर्स्ट समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्थिर ताप पर अभिक्रिया के साम्य अवस्था में गैल्वेनिक सेल का EMF शून्यमान हो जाता है, क्योंकि साम्य पर दोनों इलेक्ट्रोडों का विभव समान हो जाता है। तो E सेल 0 हो गया, तो E सेल = 0। तो साम्य पर तथा स्थिर ताप पर साम्य अवस्था में अभिक्रिया भागफल ही को क्या बोलते हैं, साम्य स्थिरांक। अभिक्रिया के साम्य अवस्था में नर्स्ट समीकरण का रूप ये हो जाएगा, E0 सेल = E0 सेल, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2.303 RT/NF log K बेस 10। ठीक है, या मान रख दो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर RT और F का, तो आ जाएगा हमारा E0 सेल = 0.0591/N log K बेस 10। क्लियर, ये सारे हमारे समीकरण हैं और सारे इक्वेशन हमको याद होने चाहिए, आगे इसी से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, उसके बाद आप लोग बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। NCERT के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया चैप्टर है और 5 ही नंबर का क्वेश्चन है, इससे 6 नंबर हो गया होगा बढ़ के थोड़ा। क्वेश्चन है कि एक सेल के वैद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। दिया गया है E0 सेल = 1.05 वोल्ट, Ni सॉलिड 2Ag + 0.002 m, Ni + 2 0.160 m + 2Ags। ये जो है ना, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है सिल्वर आयन का और निकिल आयन का। अब हम दी गई सेल अभिक्रिया के लिए Q का मान लिख सकते हैं, पहले प्रोडक्ट उसके बाद रिएक्टेंट, Ni + 2 Ag का स्क्वायर 2Ag का स्क्वायर Ni लिख सकते हो कि नहीं। और ये सॉलिड स्टेट में Ag और Ni, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल Q का मान क्या हो जाएगा, Ni + 2/Ag + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के लिए नर्स्ट समीकरण यही होगा, E सेल = E0 सेल - 0.0591/N log Q बेस 10। ठीक है, अब यहाँ पे ये समीकरण तो ऐसे ही ना, Ni से 2Ag + 2, Ni + 2 और 2Ag। समीकरण सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस है कि, अगर बैलेंस है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दिखा दे। Ni से Ni + 2 कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, तो 2Ag + से 2Ag कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 2, इसलिए N का मान क्या हो जाएगा, 2। Ag + 2 का मान दिया, Ag + 2 का मान दिया 0.002 मोलर और Ni + 2 का मान 0.160 मोलर। अब डायरेक्ट हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं, E सेल = E0 सेल - 0.0591/N log Ni + 2/Ag + का स्क्वायर, सबका मान उठा कर रख दो। E0 सेल दिया ही है 0.0591/N का मान 2 log Ni + 2 का मान 0.160 और Ag प्लस का 0.002 का स्क्वायर, सबका मान रखेंगे।
और सॉल्व करेंगे तो 1.05 माइनस 0.0591/2 log 0.160 और इसको स्क्वायर करेंगे दोनों का तो हो जाएगा 0.0000004। क्लियर। या इसको हम ऐसे लिए 1.05 माइनस 0.0591/2 log 4 इंटू 4 से अगर काट देंगे 4 इंटू 10⁴ सॉल्व करेंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1.05 माइनस 0.591/2 log 4 प्लस 4 log 10, इसका मान 4 हो जाएगा। log 4 का मान होता है 6.6021। इसका मान रखेंगे, कुल मिलाकर सॉल्व जब करेंगे तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू 0.091 वोल्ट। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है 2Fe+3 से 2I माइनस एक्वस, ये भी एक्वस बन जा रहा है 2Fe पर +2 AQ प्लस I2 सॉलिड का 298 केल्विन ताप पर E0 सेल 0.236 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन एवं साम्य स्थिरांक का परिकलन कीजिए। हम डायरेक्ट समीकरण लिखने जा रहे हैं। दिया है 2Fe पर +3 2I माइनस एक्वस 2Fe पर +2 I2। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि कितने के चेंजिंग हो रही है। 2 6 3 प्लस 6 प्लस इधर है 4 प्लस है तो 6 प्लस से 4 प्लस, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। यहाँ पे 2 माइनस से 0 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, माइनस से 0 हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो -2। कुल मिला के n का मान अगर देखें तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है। अब दी गई सेल अभिक्रिया के लिए डेल्टा G0 फार्मूला हम पढ़े हैं -n इंटू F इंटू E0 सेल, सबका मान रख दोगे डेल्टा G0 कैलकुलेट हो जाएगा। गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा -455548 जूल, किलो जूल में कन्वर्ट करोगे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, हो जाएगा 45.55 किलो जूल। ठीक है। डेल्टा G का मान, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला हम जानते हैं डायरेक्ट log Kc इक्वल टू डेल्टा G0 2.303 RT। फार्मूला आप जानते हैं, पढ़े हैं अभी पीछे, तो देख लेंगे इतना ही होता है। मतलब कुल मिला के माइनस डेल्टा G0 इक्वल टू हो जाता है 2.303 RT log Kc। हमको log Kc निकालना है, इसी लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिख चुके हैं। तो log Kc इक्वल टू डेल्टा G का मान वैसे ही जूल में ही रख दो 45,548 और 2.303, R की वैल्यू 8.314 और T की वैल्यू 298। कुल मिला के जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.9826। log Kc इक्वल टू 7.983 लिख सकते हैं इसको, या Kc इक्वल टू NT log 7.983 NT log 7 प्लस 0.983 Kc इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻⁷। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि NT log तो दिया नहीं है तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे। हमको log निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले NT log लिखने के लिए ना हमको ये log की वैल्यू याद होनी चाहिए कम से कम 10 तक। तो log 2 की वैल्यू 0.30, मतलब 2 ही स्थान तक लिख रहे हैं। आप चाहें तो इसको 4 स्थान तक लिख करके भी यहाँ पे मान सबका 4 स्थान तक याद कर सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे log 3 0.47, log 4 0.60, log 5 0.69, log 6 0.77, log 7 0.84, log 8 0.90, log 9 0.95 और log 10 का मान 1 होता है। ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब इसको हमको NT log, मतलब ये log की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, तो हमको टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लगभग मान हमारे निकल जाएंगे। जितना आंसर आना चाहिए उसी के अगल बगल आ जाएगा। जैसे हमारा दिया था NT log, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 7 पॉइंट, मान लीजिए दिया है 7.983 Kc इक्वल टू NT log 7.983। इसको तो हम लिख सकते हैं NT log 7 प्लस 0.983, इतना लिख सकते हैं। अब NT log 7 को हम लिख सकते हैं log 10⁻⁷। इसको हम लिख सकते हैं log 10⁻⁷। 7 को जैसे हम 7 को ऐसे 7 इक्वल टू लिख सकते हो ना, इतना 7 log 10, इसलिए कि log 10 का मान 1 होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं log 10⁻⁷। क्लियर इतना तो लिख दो log 10⁻⁷। और ये देखते हैं क्या है 0.983,
अब ये देखेंगे, इसी से हमको याद होना चाहिए 0.983 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो पॉइंट log 9 का मान है 0.95 और log 10 का मान है 1, तो दोनों के बीच में डिफरेंस अगर देखोगे तो 0.05 का है, ठीक है। तो 0.05 इसका मतलब हो गया एक पॉइंट अगर बढ़ेगा तो 2 पॉइंट log में बढ़ेगा, इसका मतलब 9 पॉइंट, ये क्या है 98, तो 3 है तो 3 दूनी 6, तो लिख सकते हैं log 9.6। अगर यहाँ पे 0.95 से कितना ज़्यादा है 3, तो मतलब 0.5 का मतलब 10, तो 0.3 का मतलब 6, तो क्या लिख सकते हो log 9.6। और जानते हैं log a इंटू बी, log a प्लस बी, a इंटू बी, ए का मतलब है 9.6 इंटू 10⁻7, log एंटी log कैंसिल 9.6 इंटू 10⁻7, और ये हमारा क्या होगा आंसर। कोशिश करिएगा, आ जाएगा समझ में, अगर नहीं आएगा तो एक बार और कभी अगर कमेंट करके बताइएगा, समझा देंगे उसको भी एक बार और। एक और क्वेश्चन है हमारा अगला, pH इक्वल टू 10 के बिलियन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। pH की परिभाषा तो याद होगा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लिख सकते हो ना, H प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 1/2 H2 बनेगा। नर्स समीकरण से ये फार्मूला जानते हैं, H प्लस हाफ H2 E नॉट H प्लस हाफ H2 माइनस 0.0591/n log 1/H प्लस, तो यही ना नॉट समीकरण, तो ये होगा ई सेल इक्वल टू क्या, तो ई सेल थोड़ी है, ई इलेक्ट्रोड है ये, ई इलेक्ट्रोड इक्वल टू ई नॉट इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन है तो ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड मान और ये हमारा जनरल मान है, ठीक है। ये फार्मूला पता ही है, log 1/H प्लस होगा इससे, तो H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH, यही होता है फार्मूला। तो इसका मान इलेक्ट्रोड विभव का मान, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान कितना होता है, इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है 0, रख दो माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो n की जगह क्या रख देंगे 1, log 1/10⁻10। pH का मान कितना दिया है 10, तो H प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻10, ठीक है। तो माइनस 0.0591 इंटू log 10⁻10 माइनस 0.0591 इंटू log 10⁻10 का मान 10, मल्टीप्लाई करोगे 0.591 वोल्ट, आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनी सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। 2Cr 3D पर 2 प्लस, 2Cr पर 3 प्लस 3CD, एक ये है, सेकंड वाला है Fe पर +2 प्लस AQ AG पर मतलब +1 AQ, Fe पर +3 AQ प्लस AG सॉलिड, ठीक है। हम फर्स्ट का पहले सॉल्व करेंगे। लिखा है कि उपयुक्त अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा G0 और साम्य स्थिरांक का भी परिकलन कीजिए। तो फर्स्ट ही हम स्टार्ट करना है, सबसे पहले समीकरण लिख दो, 2Cr सॉलिड प्लस 2CD पर +2 एक्वस प्लस 2Cr पर +3 एक्वस प्लस 3CD सॉलिड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देख लो कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 3 दूनी 6 प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 6 माइनस इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो -6 इलेक्ट्रॉन, किसमें कन्वर्ट हुआ 3CD में। यहाँ पे Cr ये गलत हो गया, थोड़ा सा देखेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। 6 प्लस लाना है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस आ जाएगा, क्लियर इतना। और कुल मिला के n का मान कितना आ जाएगा 6। हम जानते हैं E0 Cr प्लस 3 से Cr माइनस 0.74 वोल्ट, कहाँ से जानते हैं टेबल से, याद होना चाहिए मान। कुछ जितने भी न्यूमेरिकल में आपके जितने भी सेल आ जाएंगे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स आ जा रहे हैं ना, उनका मान आप याद कर लीजिएगा। पहले जो होता था एग्ज़ाम उसमें ई सेल का मान देता था E0 सेल का, लेकिन अब नहीं देता है। तो जितना भी प्रैक्टिस करें तो जो E0 सेल का मान हमको मिले किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, चाहे वो क्रोमियम का हो, चाहे कैडमियम का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे जिंक का हो, तो आप याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं होगा तो सब कुछ जानते हुए हमारे सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो
ई नॉट मतलब क्रोमियम का हमको पता है -0.74 वोल्ट होता है और कैडमियम का होता है -0.40 वोल्ट। ई नॉट सेल अगर हम कैलकुलेट करें तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। ई नॉट कैथोड कितना है, कैथोड इसमें कौन होगा दोनों में, तो दोनों में जिसके इलेक्ट्रोड विभव का निगेटिव मान अधिक होता है वो कैथोड का काम एनोड का काम करता है, जिसका कम होता है वो कैथोड का काम करता है। ज़्यादा ये है तो ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा। -0.40 माइनस -0.74 कुल मिला के ई नॉट सेल का मान +0.34 वोल्ट। एक और चीज़ है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया स्वपरिवर्तित तभी होगी जब उसके ई नॉट सेल का मान धनात्मक आता हो या डेल्टा जी का मान निगेटिव आता हो। डेल्टा जी नॉट जानते हैं फार्मूला -n × f × ई नॉट सेल। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -6, n का मान अभी कैलकुलेट किए हैं, f का मान 96,500 और ये अभी ई नॉट सेल का मान 0.34 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -196,860 जूल, या अगर किलो जूल में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पे लाके दशमलव लगा दो, -196.86 किलो जूल। डेल्टा जी का मान कितना होगा, निगेटिव, इसलिए अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः प्रवर्तित। केसी की गणना करना है तो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू हम फार्मूला जानते हैं 2.303 RT लाख केसी, या लाख केसी इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT। डेल्टा जी नॉट अभी कैलकुलेट किए हैं, उठा के मान रख देंगे, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 196,860 अपॉन 2.303, R की वैल्यू 8.314 और T की वैल्यू 298। कुल मिला के जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लाख केसी इक्वल टू 34.5014, या लाख केसी इक्वल टू हो जाएगा NT लाख 34.5014। फिर उसी तरह जो बताए थे इसके पहले कि इसको तोड़ो, मतलब देख लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा अगर वहाँ नहीं आएगा तो यहाँ तो क्लियर हम उम्मीद करते हैं हो जाए। NT लॉग कितना है 34.5014, इसको लिख सकते हो NT लॉग 34 प्लस 0.5014। 34 को क्या लिख सकते हो, ये NT लॉग हो जाएगा log ऑफ 10 to the power 34 प्लस log 0.50 होता है 3 और मतलब 3 और 4 के बीच का log है तो लिख सकते हो log। अगर 4 स्थान तक होता तो कुछ भी लिख सकते हैं, 3.173 इतना होता है। दोनों को जब हम लिखेंगे log ये हो गया NT log 3.173 इंटू 10 to the power 34, ये कैंसिल होगा, कुल मिला क्या बच जाएगा 3.173 इंटू 10 to the power 34, ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, केसी का, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड है, दे रहे हैं कोई थोड़ा सा हिंट, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ई नॉट एजी से एजी प्लस का होता है प्लस 0.78 वोल्ट, Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 होता है 0.77 वोल्ट, ठीक है। इसमें कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव कम है, जिसका कम होता है वही एनोड होता है, तो ये एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा, और ऊपर वाले नियम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, पूछता भी है तो ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सॉल्व करके बताइएगा। पहला है कि घड़ियों और अन्य युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाले बटन सेलों में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। Zn Ag2O प्लस H2O इक्वल टू Zn पे प्लस 2Ag प्लस 2OH माइनस, ठीक है। अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट और ई नॉट ज्ञात कीजिए। ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है तो शायद हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट हम ऑक्सीडेशन नंबर से एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Zn कन्वर्ट हो जाए तो प्लस 2Ag यहाँ पे प्लस 1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में, यहाँ पे मतलब कुल मिला के एन का मान कितना आ जाएगा 2, और बाकी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेल का EMF जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है 0.28 वोल्ट है, सेल यही है Zn सॉलिड 2H प्लस AQ, Zn प्लस 2 0.1 मोलर M प्लस H2G 180 M। अर्ध सेल अभिक्रिया लिखो, अर्ध सेल अभिक्रिया लिखना है सबके लिए, Zn का Zn प्लस 2 का, H प्लस का और H का।
और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए विलयन के pH की गणना करो। अर्ध सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया भी लिखिए, ये भी करना है। सेल अभिक्रिया भी लिखिए, ठीक है। लिख के व्हाट्सएप करके कमेंट करके बताइएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन जो है हमारा क्लियर, मतलब इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे जो हमको पढ़ना था हमने उसको मतलब कोशिश तो यही किए हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप पे डिपेंड करता है कि कितना पढ़ते हो। अगर बिना वीडियो देखे सिर्फ नोट्स बना लो, किसी से फ़ोटोकॉपी लेके लिख लो, तो मतलब 100% नहीं, मतलब 90% ये क्लियर है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। बिना देखे वीडियो को, वो भी एक बार देख के चाहो कि हम समझ लें, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए पहले ध्यान से देखिए, समझिए और फिर उसके बाद सॉल्व करिए। और कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30% सिलेबस कम होने की वजह से एक बड़ा फ़ायदा ये हो गया है कि मतलब कि कुछ चैप्टर्स हैं जो कि काफ़ी इजी चैप्टर थे हमारे लिए, उसके नंबर्स बढ़ गए हैं। जैसे जनरल हम अगर बिलियन की बात करें तो बिलियन चैप्टर से पहले 5 नंबर का क्वेश्चन था, अब 7 नंबर का हो गया। और 7 नंबर का हो भी गया और 1/2 गुणांक हटा भी दिया गया, तो शायद मतलब ईजी करके और नंबर भी बढ़ा दिए गए। तो हो सकता है कि आपका मतलब अच्छे से तैयारी करेंगे तो मौका अच्छा है और कुछ कर सकते हैं। और एक और बात यह है कि अब ये चैप्टर समाप्त हो गया, इसके बाद इसके NCERT के जो सॉल्यूशन है आप कर लेंगे। जितना पढ़े हैं उसी में से सॉल्व करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ना था हमको, लेकिन हमारे सिलेबस से इस वक्त अलग कर दिया गया है, तो उसको हम टच नहीं किया। अगर NCERT में कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको छोड़ भी सकते हैं, अगर आ रहा हो तो सॉल्व भी कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बाद जो है ना, एक और चैप्टर है आपका रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। उससे भी 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से भी थोड़ा सा जो टफ़ वाला टॉपिक था उसको भी अलग कर दिया गया है। तो कुल मिला के 4-5 टॉपिक्स ही हैं उसमें टोटल, तो उसको हम पढ़ लेंगे इस चैप्टर के बाद। उसके बाद फिर सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिन के अंदर, आज 4 अगस्त, 5, 6, 7, 8 अगस्त को वह चैप्टर हम शुरू करेंगे। और हम चाहेंगे कि सभी लोग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करके नोट्स भी अपना कंप्लीट कर लें और ध्यान से कर लें कि अगला चैप्टर पढ़ना आसान हो। बहुत ही ईजी चैप्टर है और उससे 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, थैंक यू।